वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सेक्शन 3580 हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स में, जिसकी थ्योरी मैंने पूरी समझाई थी, डिडक्शंस भी बता दिए थे। क्या था एक बार रिवाइज करो। 14 बिजनेस स्पेसिफाइड थे। डिडक्शन कितना था? तो 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बस 100%। लेकिन एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो थी 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी। 20% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अलाउड एज ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी। मतलब आप अपने बिजनेस में 100% जो लगाते हैं उसमें से 80% नहीं लाना है आपको, 20 पुरानी लगा सकते हैं, ठीक। और इंपोर्टेड मशीनरी विच इज नॉट यूज्ड इन इंडिया बाय एनी अदर असेसी, देन इट इज ट्रीटेड एज न्यू एसेट। ये 2 पॉइंट मेन थे। अब इसी को समझाने के लिए मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करता हूं। P1 एंड E1 भी है। चलिए मैं E1 करवाता हूं। P1 आप होमवर्क के लिए लिख लो। On December 1st, 2019, X Limited commenced the operation of an inland container depot in Gujarat. गुजरात पोर्ट पर इन्होंने डिपो स्टार्ट किया। कंटेनर डिपो भी 14 बिजनेस में था, आपको याद हो तो। अंडर द कस्टम एक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, वगैरह वगैरह। एक्सपेंसेस प्रायर टू 1 दिसंबर, इनकी डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है 1 दिसंबर 2019। ये डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इससे पहले के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो ये भी पढ़ाया था मैंने आपको। बिफोर कमेंसमेंट एक्सपेंसेस इफ कैपिटलाइज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स देन डिडक्टिबल इन द ईयर व्हेन बिजनेस स्टार्ट्स। ऑपरेशन कमेंस, जिस साल में ऑपरेशन स्टार्ट होगा उस ईयर में वो सारे एक्सपेंडिचर डिडक्शन में आ जाएंगे। तो यहां लिखा हुआ है 1 दिसंबर से पहले कॉस्ट ऑफ लैंड 50 लाख, ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ लैंड। These expenses are capitalized on December 1st, 2019। कैपिटलाइज कर दिए। ये वाले 50 लाख रुपए का लैंड परचेज किया इन्होंने, और उस 50 लाख रुपए के लैंड पर इन्होंने ब्रोकरेज दी। कितने रुपए की? 10,000 की ब्रोकरेज। लैंड पे ब्रोकरेज है तो उसी की कॉस्ट में इंक्लूड होगी। बट ये है कि 50 लाख 10,000 रुपए की जो लैंड यहां कैपिटलाइज की आपने, ये कैपिटलाइज कर दी। कैपिटलाइज कर दी मीन्स असेट मान लिया। बट लैंड इज नॉट एलिजिबल अंडर सेक्शन 3580। और लैंड पे तो डेप्रिसिएशन भी नहीं लगता है, तो सेक्शन 32 भी नहीं लग पाएगा। फिर आगे चलते हैं। These expenses incurred during 1st December 2019 to 31st March 2020 मीन्स अब ड्यूरिंग द ईयर की बात कर रहा हूं। 1920 में इन्होंने एक्सपेंसेस किए। कंस्ट्रक्शन ऑफ डिपो 20 लाख, परचेज ऑफ ओल्ड मशीनरी, परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, परचेज ऑफ परचेज ऑफ न्यू मशीनरी। P&L अकाउंट एक छोटा सा दे रखा है, उसमें डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है बिल्डिंग पर, मशीन पर, अदर एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम पर्संस यूजिंग इनलैंड कंटेनर डिपो। तो ये तो मेन बिजनेस है इनका। 1,90,00,000 रुपए डिपो से आए थे, ये तो बिजनेस है, तो बिजनेस इनकम और ये एक्सपेंसेस है। आउट ऑफ अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अ पेमेंट ऑफ 10,000 इज मेड इन कैश। मैंने आपको बताया अक्सर सभी जगह पर 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट अगर करते हो आप तो डिसअलाउड होता है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर डिडक्टिबल अंडर सेक्शन 37 अभी हमने नहीं पढ़ा, बट उन्होंने लिख दिया डिडक्टिबल है, तो आप सोचो मत, डिडक्शन मिल जाएगा। एक्स लिमिटेड हैज जनरेटेड लॉस ऑफ 3 लाख फ्रॉम द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बिजनेस क्या स्पेसिफाइड बिजनेस होता है? नहीं होता है। बट यानी इनके पास एक तो इनलैंड कंटेनर डिपो जो स्पेसिफाइड बिजनेस है, और एक अदर बिजनेस है जो कि नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस। फाइंड आउट द इनकम ऑन द assumption नंबर 1, ओल्ड प्लांट मशीन वाज इंपोर्टेड फ्रॉम ताइवान, नो अदर पर्सन हैज यूज्ड इन इंडिया प्रायर टू दिस। तो जो ओल्ड मशीन वर्ड लिखा था ऊपर, उसको आप एक बार तो ताइवान से इंपोर्ट क्यों ही मानो, इट मीन्स न्यू मानो। और दूसरी बार करना है द ओल्ड मशीनरी वाज परचेज फ्रॉम कलकत्ता,
कलकत्ता से खरीदी है तो सेकंड हैंड होगी, नॉट एलिजिबल होगी। इंपोर्टेड को न्यू मानना है, इंपोर्टेड मीन्स आउटसाइड इंडिया। अब इस क्वेश्चन को दोनों सिचुएशन में कैसे करेंगे वो समझते हैं हम, ठीक है। तो दो सिचुएशन में बताता हूं मैं आपको, हम दो केसेस करते हैं इसमें, एक बार केस 1 में करते हैं और एक बार केस 2 में करते हैं। मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाया था, ये एक तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन है, ये समझ लो बिजनेस सेट के जो बड़े क्वेश्चन आएंगे वो भी इसी तरीके से करना है जैसे मैं करवा रहा हूं। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, पीएनएल कर दिया है तो सबसे पहला काम आपका रहेगा नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट है 91,50,000, 91,50,000 रुपए। फिर क्या, फिर मैंने आपको इसमें क्या लिखवाया था, इसमें माइनस करवाना लिखवाया था कि अगर इस प्रॉफिट में कुछ अदर इनकम इंक्लूड, अदर हेड्स की इनकम इंक्लूड है या एग्जेम्प्टेड इनकम है तो माइनस कर दो, तो क्रेडिट साइड में मिलेगी। देखो कोई आपको क्रेडिट साइड में ऐसे अदर इनकम दिख रही है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस की, नहीं ना होती। अगर क्रेडिट साइड में तो क्रेडिट में होते इट मींस इंक्लूडेड इन प्रॉफिट, तो हम क्या करते हैं एक्सक्लूड करते हैं, फिलहाल नहीं है। तो एक एडजस्टमेंट रूल बताया था, लेस इनकम नॉट चार्जेबल अंडर बिजनेस रेट क्रिएटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरे स्टेप में आप देखोगे, फॉर्मेट जाके देख लेना एक बार, फॉर्मेट पे मैंने ये सब लिखवाया। दूसरे में हमने लिखते थे डिसअलाउड एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां लिख दिए गए हैं, जो पीएनएल अकाउंट में लिख दिए गए हैं, यानी जो नहीं लिखना थे, डिसअलाउड थे, फिर भी लिख दिए तो उससे प्रॉफिट कम हो गया, तो मैं वापस प्रॉफिट को बढ़ा दूंगा। जिससे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उल्टा चलते हैं, नेट प्रॉफिट में 86 लिखा, ऑपरेटिंग बिजनेस ऑपरेट करने के, तो बिजनेस एक्सपेंसेस है। मैंने कहा था इस साइड में आपको जनरल सेंस ज्यादा लगाना है, जो भी एक्सपेंसेस बिजनेस से कनेक्टेड दिखे वो अलाउड। लेकिन इसमें उन्होंने नीचे की इंफॉर्मेशन दी है कि आउट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10,000 पेड इन कैश। अब पेमेंट ऑफ 10,000 इज पेड मेड इन कैश, तो 10,000 तक का तो कैश अलाउड है, तो अलाउड रहेगा ये। तो अगर ये 10,000 10 रुपए होता, 10,001 रुपए भी अगर होता है इन कैश, तो पूरे 10,001 रुपए डिसअलाउड हो जाते, क्योंकि पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 अदरवाइज देन अकाउंट पे ही चेक इज डिसअलाउड, है ना। ये बात हमने डिप्रेशन में भी पढ़ी, अभी पढ़ी और अभी आगे भी पढ़ेंगे। मैंने कहा तो सभी के वक्त कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू, सबके लिए रूल है। तो अगर कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी 10,000 से ऊपर का अगर कैश में दिया होता, 10,000 से ज्यादा होना था और ये एग्जैक्ट 10,000 है, इसलिए ये अलाउड हो गया। तो 86,000 यूं भी अलाउड थे, उसमें 10,000 कैश है वो भी अलाउड, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है ना। उसके ऊपर खर्चा कौन सा, पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड देखना है, ये जब भी करोगे ना आप, तो पीएनएल के साथ की डेबिट साइड पूरी देखना है, भले छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा हो, हर आइटम को देखना है। जो अलाउड है छोड़ते जाना है, जो डिसअलाउड है वो लेते जाना है। डेप्रिसिएशन 10%, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%, 2 लाख रुपए डिसअलाउड। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना, 10,50,000 डिसअलाउड। सर डेप्रिसिएशन तो अलाउड होता है, आपने डिसअलाउड क्यों कर दिया। बिल्कुल होता अलाउड, और रेट भी सही है, ऐसा भी नहीं कोई एक्सेस डेप्रिसिएशन लगाया हो, 10% ही लगता है बिल्डिंग पे, प्लांट मशीन में 15 ही लगता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 3580, अगर सेक्शन 3580 की कंडीशन फुलफिल हो गई तो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% अलाउड हो जाएंगे ना। पूरी जितने की बिल्डिंग है ऊपर, वो पूरी बिल्डिंग ही डेबिट कर दूंगा मैं, तो फिर डेप्रिसिएशन क्लेम क्यों करूंगा। इसलिए आप क्या करो, पहले डेप्रिसिएशन को डिसअलाउड कर दो, सबसे बड़ा तरीका ये होता है। नॉर्मल क्वेश्चन में भी, चलो 3080 नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन में करवाऊंगा तो जितना पीएनएल में लिखा होगा वो मैं डिसअलाउड करवा दूंगा, क्योंकि अक्सर वो गलत लिखा होगा, वो या तो कम लिखा होगा या ज्यादा लिखा होगा या गलत रेट से लिखा होगा, तो पहले उसको डिसअलाउड कर दो, और जितना एग्जैक्ट बनता है उतना हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। एज पर रूल्स जो बनता है माइनस कर देंगे, सेक्शन 32 में पढ़ चुके हैं। तो फिलहाल आप डिसअलाउड मान लो, यानी आप 0 मान लो, यानी खर्चा गलत था, ठीक। और कोई एक्सपेंसेस दिया है, नहीं दिया, चलिए यहां तक आ गए।
अब ये कितना हो गया आपका टोटल मिलाकर, ये हो गया आपका 91,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 10 लाख 50,000, 104, 1,04,00,000 रुपए, सॉरी 1,04,00,000 रुपए है ना। ये इस तरीके से आपने लिख दिया 1,04,00,000 रुपए। अब हम क्या करें, तो अब हमें देना है इसमें से डिडक्शन, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, 35AD का डिडक्शन देना है, जो अब तक पेन अकाउंट में दिया हुआ नहीं। देखो आप पेन में लिखा है क्या, तो जो चीज माइनस नहीं की है, लेकिन अगर कंडीशन फुलफिल है तो माइनस कर सकते हैं। कितनी कर सकते हैं, 100%, 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन कौन से, नंबर 1 लैंड तो छोड़ देंगे, नॉट एलिजिबल होगा, है ना। लैंड क्या रहेगा, लैंड नॉट अवेलेबल, लैंड पर डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, या नॉट एलिजिबल वर्ड लिख देना। फिर एक्सपेंसेस कंस्ट्रक्शन ऑफ डिपो 20 लाख, कंस्ट्रक्शन इन बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की, 20 लाख की, इस पे अलाउड है। परचेज ऑफ ओल्ड मशीन एंड न्यू मशीन 30 और 40, प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी में ओल्ड एंड न्यू दो है। ओल्ड कितने की है, ओल्ड है आपकी 30 लाख और न्यू कितने की है 40 लाख, 70 लाख। लेकिन अब फर्स्ट सिचुएशन में, फर्स्ट केस में हम क्या मान रहे हैं, हम ओल्ड को किसके इक्वल मान रहे हैं, न्यू के इक्वल, क्योंकि क्या है ये इंपोर्टेड है ना। इसके बारे में आप नोट लिख दोगे, नोट क्या लिख दोगे, वही, इट इज इंपोर्टेड मशीनरी विच इज नॉट यूज्ड इन इंडिया बाय एनी अदर पर्सन, हेंस इट इज ट्रीटेड एज न्यू मशीनरी। तो ये ओल्ड होने के बावजूद भी क्या हो गई, एक तरीके से न्यू हो गई, तो दोनों ही न्यू हो गई। और अगर न्यू प्लांट मशीन है तो कंडीशन फुलफिल। फिर वो 20% का क्यों देखेंगे, 20% का तब देखते हैं ओल्ड हो, तो ओल्ड है ही नहीं ना, ओल्ड को तो न्यू मान लिया, ओल्ड इज इक्वल टू न्यू, तो सभी न्यू हो गई ना। प्लांट मशीन पर डिडक्शन मिलेगा 100%। तो टोटल मिला के 90 लाख हो गए, 90 लाख पूरे डिडक्टिबल रहेंगे, 90 लाख रुपए पूरे डिडक्टिबल, 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड। और भी कुछ होता है यहाँ, गुडविल, सॉरी गुडविल को छोड़ देते, पेटेंट होते हैं, नो हाउ होते हैं, नो हाउ मींस टेक्निकल नॉलेज, इंटेंजिबल एसेट्स, तो गुडविल को छोड़ के बाकी एसेट आ जाती है ना, ये सारे। और अगर मान लो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पहले ही स्टार्ट हो जाता दिसंबर से पहले, तो वो भी लेते हैं, सब लेना है, बस लैंड गुडविल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट छोड़ना है, सब लेना है, हो गया 100%। ये डिडक्शन माइनस कर दें, क्योंकि अब तक ये पेन अकाउंट में माइनस नहीं हुआ है। अब आपने जब पूरी बिल्डिंग ही माइनस कर दी, तो फिर इस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम कर सकते हो, इसलिए डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। नेट कितने बचे, 14 लाख, 14 लाख रुपए। ये इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। और एक और इनकम है इनका, एक और बिजनेस है इनका, बट उससे लॉस है, लॉस फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक आइटम, लॉस फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स 3 लाख रुपए। क्या ये लॉस इस प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है, तो क्या रूल पढ़ा था मैंने, याद करो क्या पढ़ा, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड टू स्पेसिफाइड पढ़ा पढ़ने, याद करो, लॉन्ग टर्म टू लॉन्ग टर्म पढ़ा था, है स्पेकुलेशन टू स्पेकुलेशन पढ़ा था, याद करो। लेकिन मैंने कहा था वाइस वर्सा पॉसिबल होता है, इसका मतलब इसका लॉस होता तो इससे सेट ऑफ नहीं कर पाते, लेकिन इसका लॉस तो इससे सेट ऑफ हो सकता है ना। तो यहां पर आपकी नेट इनकम आ गई 11। और कोई इनकम दी क्या, और कोई इनकम इसके अलावा नहीं दे रखी, ठीक है। तो ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस हेड की अल्टीमेट इनकम ये हो गई आपकी। और इसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा इन सबके 81.12 E1, 81.12 E1, ठीक है, 11 लाख रुपये, क्लियर।
अब इस बात को और अच्छे से इधर समझ में आएगा। अब यहां नेट प्रॉफिट सेम वही रहेगा 91,50,000, ठीक है। ऐड करेंगे हम क्या, तो ऐड करेंगे हम वही डिसअलाउड एक्सपेंसेस, सेम कंसेप्ट। डिसअलाउड में जो है, अभी तो हम डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग पूरा डिसअलाउड कर देते हैं 2 लाख रुपए का, और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी डिसअलाउड कर देते हैं 10,50,000 रुपए का। तो ये आ गया 1,04,000,000। अब लेस डिडक्शन। तो अब बात बताइए आप मुझे कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 होगा या नहीं हो पाएगा। तो आपको सेक्शन 30 के लिए कंडीशन चाहिए। कंडीशन नंबर 1, द बिजनेस इज स्पेसिफाइड बिजनेस, तो यस स्पेसिफाइड बिजनेस है। नंबर 2, बिजनेस शुड बी न्यू बिजनेस, बिल्कुल नया बिजनेस है, कोई पुराना नहीं, फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ, न्यू बिजनेस। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट वो है 20% ओल्ड प्लांट मशीनरी कैन बी यूज, नॉट मोर देन 20, बस अप टू 20%। तो यहीं से समझ लो आप कि प्लांट मशीनरी, अब सेकंड केस में हमें इसको ओल्ड ही मानना है। ओल्ड परचेज फ्रॉम कलकत्ता से खरीदी यानी विद इन इंडिया, तो इंपोर्टेड नहीं है, और इंपोर्टेड नहीं तो ओल्ड की ओल्ड कहलाएगी। और अगर ओल्ड की ओल्ड ही कहलाएगी अगर, ठीक है, तो आप इसका पहले तो वर्किंग नोट लिख लो। एक काम करो, वर्किंग नोट क्या कि ओनली 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी कैन बी यूज। तो ओल्ड कितनी है यहां पर 30, न्यू कितनी है यहां पर 40, टोटल कितनी हुई 70, टोटल वैल्यू कितनी है 70, और 70 का 20% अगर करते हैं तो कितना आता है 14 लाख ओल्ड प्लांट कैन बी यूज्ड। लेकिन क्या यहां पर 14 लाख से ज्यादा है? देखो आप 14 लाख से ज्यादा है, ज्यादा है। तो आप नीचे इसके नीचे क्या नोट लिख दोगे, बट इन द गिवन क्वेश्चन, बट इन द गिवन सिचुएशन द ओल्ड प्लांट मशीनरी इज 30 लाख विच इज मोर देन 20% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, उससे ज्यादा है। सो कंडीशन नॉट फुलफिल्ड, हेंस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 इज नॉट अवेलेबल। ये आपका पूरा वर्किंग नोट बन गया। 35 लगा ही नहीं, जब 35 ही नहीं लगा इसका मतलब आपके असेट डेप्रिशिएट नहीं हुई। तो जब सेक्शन 35 लगा था तो हमने डेप्रिशिएशन नहीं लगाया, आप देखो ध्यान से। और जब सेक्शन 35 नहीं लग रहा है तो मैं कम से कम में डेप्रिशिएशन अंडर सेक्शन 32 तो अलाउड करूंगा। अभी मैंने इसको डिसअलाउड कर दिया, अब मैं इसको अलाउड करूंगा ना वैसे वापस, क्योंकि समझा यहां क्यों नहीं लगाया था डेप्रिशिएशन, क्योंकि पूरा 100% माइनस हो गया। तो अब बिल्डिंग पूरी माइनस हो गई, अब डेप्रिशिएशन क्या लगाओगे? जब पूरी माइनस हो गई अब तो वैल्यू 0 बची, मशीन भी पूरी माइनस हो गई, अब वैल्यू 0 बची, अब काहेगा डेप्रिशिएशन लगाओगे? तो यहां डेप्रिशिएशन डिसअलाउड कर दिया। यहां भी डिसअलाउड करा था पहले, लेकिन वो पीएनएल वाला डिसअलाउड करा था, और पीएनएल वाला गलत रहता है। सही क्या है ये आपको सेक्शन में मालूम पड़ेगा। और सेक्शन 32 के कंसेप्ट आप जानते हो, ब्लॉक कंसेप्ट चलता है। नंबर 1 ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ढूंढते हैं हम इसके। तो नया बिजनेस है, ओपनिंग कुछ भी नहीं होगा, वही होगा ओपनिंग, तो वही नई मशीन की नई बिल्डिंग कितने की 20 लाख की। 20 लाख पे कितना लगता है 10%। लेकिन ब्लॉक कंसेप्ट में अगर असेट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज है तो आधा लगता है। और इस क्वेश्चन में ये पूरा कमेंसमेंट कब हुआ 1 दिसंबर को, इतना याद रखना पड़ेगा कि जब ब्लॉक कंसेप्ट लगाओगे तो दिसंबर है तो आधा डेप्रिशिएशन लगेगा, आधा डेप्रिशिएशन लगेगा, यानी 1 लाख ही अलाउड होगा बस। जबकि आपने पीएनएल में कितना लिख दिया था 2 लाख। तो पीएनएल वाला हमेशा डिसअलाउड कर दिया करो ताकि हम 0 पे आता है, यानी एक तरीके से डेप्रिशिएशन लगा ही नहीं। अब हमको जितना लगाना होगा हम लगा देंगे। ऐसे प्लांट एंड मशीनरी आपकी टोटल मिला के 70 है। 70 लाख पे 15% लगता है, लेकिन वही है पुट टू यूज कम हुई तो आधा डेप्रिशिएशन लगेगा, यानी 5,25,000, 5,25,000। ठीक है, 1,04 लाख माइनस 6,25,000
तो ये आया आपका 97,75,000 इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है, ये मिटा दो। इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस और लेस लॉस फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिजनेस। क्या ये माइनस हो सकता है 3 लाख? तो अब तो हो सकता है ना, अभी हो सकता है, क्योंकि अब ये बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस था जरूर, बट वो कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुई। सेक्शन 35AD की डिडक्शन लिए ही नहीं हमने, तो सेक्शन 35AD का डिडक्शन लेते तो वो रूल लगता स्पेसिफाइड टू स्पेसिफाइड। अब है ही नहीं ऐसा, तो 94,75,000 अभी नॉर्मल बिजनेस की तरह होगा। नॉर्मल बिजनेस में 2 बिजनेस का लॉस आपस में एडजस्ट हो सकता है। ये कंसेप्ट है, इतना बड़ा कंसेप्ट। ध्यान से देखना, कंपेरेटिवली आप समझो बात को। हर क्वेश्चन ऐसे ही करवाऊंगा, डेप्रेशन की बात हमेशा ऐसे ही करूंगा, पीएनएल का डेप्रेशन हमेशा डिसअलाउड कर दूंगा, कितना भी हो, क्योंकि अक्सर गलत हो। आप अगर P1 करोगे होमवर्क, तो P1 होमवर्क में देखो जरा, एक बार ओरल समझा दूं मैं आपको। P1 में आप देखोगे तो यहां डेप्रेशन कितना लिखा है बिल्डिंग पे 5%, फिर 23.33%। ऐसी कोई रेट होती है क्या? तो पीएनएल में अक्सर वो कुछ तो भी लिख देंगे, और 23% कोई प्लांट मशीन की रेट है क्या? नहीं। इसमें तो फिर भी रेट सही थी 15%, लेकिन इन्होंने वो 180 डेज वाला कंसेप्ट नहीं लगाया। तो हमें हमेशा क्या करना है, ये जितना भी डेप्रेशन आपको दिख रहा है पीएनएल अकाउंट, इसको नेट प्रॉफिट में पहले एड बैक कर देगा। बिल्डिंग का भी, मशीन का भी और नो हाउ का भी। नो हाउ किसको बोलते हैं? टेक्निकल नॉलेज, जैसे पेटेंट होता है ना, ऐसा कोई टेक्निकल नॉलेज है उसका आपके पास राइट है, तो डिसअलाउड कर दो। अब अगर सेक्शन 35AD लग जाएगी तो ये सब चीजें, यानी बिल्डिंग, प्लांट मशीन, नो हाउ, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये वैसे 100% अलाउड हो जाएंगे, तो फिर डेप्रेशन अलाउड हो गई। और अगर सेक्शन 35AD ना लगे तो फिर क्या लगा देना, फिर सेक्शन 32 लगा देना, उस पर डेप्रेशन लगा देना। कितना? तो वो आप एज पर रूल्स सेक्शन 32 के हिसाब से जो भी रूल्स में आता है वो लगाना, पुट टू यूज देखना और उस हिसाब से लगाना। एक और लास्ट में लाइन लिखी हुई है, आउट ऑफ द अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ पेमेंट ऑफ 40,000 इज मेड इन कैश। अब यहां पर 40,000 कैश पेमेंट कर दिया, तो 40,000 यानी 10 से ऊपर हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। तो यहां आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000 भी क्या कर दोगे? डिसअलाउड कर दोगे इस P1 में। ठीक है, ये सारे पॉइंट है, क्लियर। अब पढ़ते हैं हम सेक्शन 35D, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। फिर यहां गड़बड़, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फुल्ली रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच इट वाज इनकर्ड। जिस ईयर में किए उसी साल पूरा लिख दो पीएनएल में। अब वो कंसेप्ट खत्म हो गया कि वो बैलेंस शीट में लिखे हुए मिलते थे, वे धीरे धीरे राइट ऑफ करते थे। वो कंसेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के आने के बाद खत्म हो चुका है। फुल्ली रिटर्न ऑफ होता है फर्स्ट ईयर में, लेकिन इनकम टैक्स में आज तक अमेंडमेंट नहीं हुआ। इनकम टैक्स में आज भी ये रूल है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डिडक्टेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम द ईयर इन विच बिजनेस स्टार्ट्स। वहां से 5 साल तक डिडक्शन मिले। फिर वही अब अकाउंटिंग में कुछ और लिखा होगा, यानी पीएनएल में कुछ और लिखा होगा और इनकम टैक्स में कुछ और होगा। तो पीएनएल वाला मैं क्या करूंगा, पहले डिसअलाउड कर दूंगा पूरा ही, और फिर जितना अलाउड बनेगा इस रूल के हिसाब से उतना मैं नीचे जाके माइनस कर दूंगा। ये कंसेप्ट है, तो ऐसा कई जगह मिलेगा आपको। लेकिन हम पहले पढ़ते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सेक्शन 35D इनकम टैक्स में किसे किसे गए माने गए। यह एक लिस्ट दे रखी है, देखो आप। तो 2 कॉलम नजर आ रहा है, क्या दिख रहा है? एक कॉलम में क्या दिख रहा है आप देखो, द वर्क शुड बी कैरिड ऑन बाय द असेसी इटसेल्फ और बाय अ कंसर्न अप्रूव बाय द बोर्ड। तो या तो खुद करे या अप्रूव्ड कंसर्न से करवाए। अप्रूव्ड पे अंडरलाइन करना है। कौन कौन से? 4 चीजें अंडरलाइन करना। 4 चीजें, एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। एक इस पर अंडरलाइन करो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट। समझते हो आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होता है? फिजिबिलिटी रिपोर्ट का मतलब होता है कि आप जैसे कोई इंडस्ट्री लगाता कोई व्यक्ति, तो उसकी फिजिबिलिटी की यहाँ इंडस्ट्री के लिए बेसिक जो रिसोर्सेज होते हैं, पानी, बिजली, ये सब अवेलेबल होगी या नहीं, यहाँ पे इंडस्ट्री लग पाएगी या नहीं, इसकी एक रिपोर्ट बनती है। प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आप सब जानते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनेंस करते समय बनाना पड़ती है, प्रोजेक्टेड पीएनएल बैलेंस शीट वगैरह। कंडक्टिंग अ मार्केट सर्वे, तीसरा मार्केट सर्वे।
कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो पहले सर्वे करवाता है, उसके बाद लॉन्च करता है। और लास्ट है इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो 4 चीजों पर अंडरलाइन करो। इन 4 केसेस या तो एसएससी खुद करे तो फिर किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं, लेकिन अगर किसी अदर पर्सन से करा है, अदर कंसर्न से करा रही है, तो वो कंसर्न अप्रूव्ड होना चाहिए। और इस तरफ क्या लिखा हुआ, द वर्क कैन बी कैरिड ऑन बाय एसएससी इटसेल्फ और बाय एनी कंसर्न अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड, किससे भी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन से, तो लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट, कंपनी जब बनती है आपने देखा होगा तो एग्रीमेंट होते हैं, प्रोस्पेक्टस बनता है, मेमोरेंडम बनता है, आर्टिकल बनते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत सारे लीगल चार्जेस होते हैं। तो लीगल चार्जेस नंबर 1 में भी, सेकंड वाले में मेमोरेंडम लिखा है, थर्ड में प्रिंटिंग लिखा हुआ है, प्रिंटिंग ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, ये भी स्टार्टिंग के, रजिस्ट्रेशन फीस कंपनी के बनाते समय, ये सब प्रिलिमिनरी में आते हैं। और आगे लिखा हुआ है अगले पेज पर आपको एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद पब्लिक इश्यू, है ना, पब्लिक इश्यू, शेयर इश्यू करती है कंपनी, आईपीओ लाती है, राइट इश्यू करती है, वो सारे इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स सभी, उस पर अंडरराइटिंग कमीशन देती है, ब्रोकरेज देती है, प्रोस्पेक्टस टाइप करना, प्रोस्पेक्टस प्रिंटिंग करना वगैरह वगैरह। तो सारे एक्सपेंसेस ये प्रिलिमिनरी कहलाते हैं। ठीक, अब डिडक्शन कितना मिलेगा, क्वेश्चन ये है। तो डिडक्शन के बारे में हम 2 बात पढ़ते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आप अपनी कॉपी में इसका नोट बना सकते हो। तो पहली बात तो ये कि 2 तरीके से मिलेगा। इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एसएससी, इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एसएससी, कॉर्पोरेट एसएससी यानी कि कंपनी, और इन अदर केसेस यानी कि नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। नॉन कॉर्पोरेट एसएससी मतलब कि इसमें इंडिविजुअल, एचएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, एओपी, बीआई सब आ गए, कंपनी छोड़ के सब इधर आ गए। क्या लिखा आप देखो, तो 2-3 बातें लिखी है, लेकिन मैं इन सबका मिक्स करवाता हूं क्योंकि इन्होंने अलग अलग जगह लिखी है। आपको करना ऐसे है कुल मिला के कि कॉर्पोरेट एसएससी के केस में आपको पहले लिखना 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, whichever is higher। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपको क्वेश्चन में दी होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होती है और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, ये नीचे आप कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में लिखा है इट मींस द एक्चुअल कॉस्ट or additional cost incurred after commencement of business in connection with or extension setting up undertaking of fixed assets namely land building वगैरह वगैरह। मतलब कुल मिला के आप ये समझ लें कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट सब आ गया उसमें। देखो आप सिर्फ फिक्स्ड असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, फिटिंग्स, रेलवे साइडिंग वगैरह वगैरह which are shown in the books of assessee as on the last day of the previous year in which the business of the assessee commenced। इस ईयर बिजनेस कमेंस किया तो इस ईयर के एंड में 31 मार्च के दिन जितने असेट्स होंगे उसका 5%। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब नीचे लिखा हुआ है एग्रीगेट ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मींस इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल, लिख लेना, प्लस आउटस्टैंडिंग शेयर प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस भी इसमें इंक्लूड करना है, डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी इंक्लूड करना है ऑन द लास्ट डे, यहां तक अंडरलाइन करना। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी आए, शॉर्ट टर्म नहीं आए क्योंकि शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है। मेन कैपिटल एम्प्लॉयड में तो फिक्स्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इक्विटी आ गए, प्रेफरेंशियल आ गए, रिजर्व सारे नहीं आए, सिर्फ कितना लिखा है उन्होंने, शेयर प्रीमियम लिखा है बस, ठीक है, ऑफ द प्रीवियस ईयर वगैरह वगैरह, और यही सर्व आया था, पूरे पढ़ सकते हो। तो इन दोनों में से जो भी हायर आएगा उसे हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल एलिजिबल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उससे कंपेयर करेंगे। इन दोनों में से जो लोअर आएगा वो डिडक्टिबल होगा, डिडक्टिबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। और यहां पर ऐसा है कि यहां से इतना सा 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, एक फिगर तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट,
या फिर एक्चुअल एलिजिबल एक्सपेंसेस, एक्चुअल एलिजिबल एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्चुअल एलिजिबल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो भी होंगे, सीधे ही इसमें से जो लोअर होगा, लोअर इज डिडक्टिबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, सेम ऐसा कैसे। तो फर्क आप समझ रहे हो, फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहां कैपिटल प्लाट एक नई पॉइंट आ गया, और इसका कंसेप्चुअल बात करें तो कंसेप्ट ये हो गया कि यहां पर एक लिमिट है, यानी आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जहां पर लिमिट होती है मैंने कहा कि इससे बाहर नहीं हो सकते। मतलब मान लो ये दोनों का मिला के 50 आ रहा और आपने 40 करे तो ठीक है, 40 है तो 40 पे डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर ये 60 होते तो आप क्या लेते, विच इज लोअर 50 लेते ना। इसका मतलब ये कि आपके एक्सपेंसेस 60 पर डिडक्शन नहीं मिला, लिमिट है ये लिमिट है, ये जो दिख लिया है ये क्या है, लिमिट है, ये मैक्सिमम सीलिंग है, इससे ज्यादा के डिडक्शन एक्सपेंसेस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इससे ज्यादा आपने कर भी दिया तो नहीं मिला डिडक्शन, आपको मिलेगा 50,000 पर ही, 1/5, 10,000 रुपए 5 बार डिडक्टिबल होंगे, ठीक है। यहां पर और यहां ये लिमिट है, तो यहां इन दोनों में से हायर जो आएगा वो लिमिट होगी, और यहां डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लिमिट हो गई, यानी आप अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट के 5% से ज्यादा एक्सपेंसेस ना करें, कर भी देंगे तो हम डिडक्शन नहीं देंगे, ये डिपार्टमेंट का कहना है। और इसके लिए आप एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, P1 नेक्स्ट पेज पे देखो आप क्या लिखा हुआ है इसमें, एक्स लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन बेंगलोर ऑन 6 सितंबर, अभी इट कमेंस प्रोडक्शन ऑन 15 मार्च 20, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड। अच्छा ऐसा मत सोचना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब बिफोर कमेंसमेंट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ड्यूरिंग, भाई बिजनेस चल रहा है और कंपनी आईपीओ ले आई, शेयर इश्यू कर रही, तो भी तो हो सकते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नाम प्रिलिमिनरी है, लेकिन हो कभी भी सकते हैं, बिफोर और आफ्टर। एक्सपेंसेस ऑन इनकॉर्पोरेशन इश्यू ऑफ शेयर्स 92,000 ये खर्च हुए। प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंडक्टिंग मार्केट सर्वे, द वर्क इज कंप्लीटेड बाय टैक्सपेयर इटसेल्फ, खुद ने करा इसलिए अप्रूव्ड एजेंसी की जरूरत नहीं है। और इंजीनियरिंग सर्विसेज वर्क इज कैरिड ऑन बाय कंसर्न इन विच इज नॉट अप्रूव्ड, तो जो चार्ज बताई थी उसमें इंजीनियरिंग सर्विस भी था, इंजीनियरिंग सर्विस आपने किसी और से ली और वो कंसर्न अप्रूव्ड नहीं है, तो इट इज नॉट एलिजिबल एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। Determine the deduction under 35D assuming that the following fixed assets and capital on 31st March on the last day of the year. Cost of fixed assets, capital दिए, debentures दिए, long term borrowings वगैरह दिए, और कंपनी लिमिटेड है, इसका मतलब कॉर्पोरेट एसेसी है। तो कॉर्पोरेट एसेसी है तो क्या कंसेप्ट है, देखो आप अगर मैं इस हिसाब से करके देता हूं तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में क्या आता है, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, 55 लाख है। देखो तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि आप 5% ऑफ 55 लाख, 55 लाख का 5% निकालेंगे, 55 लाख का 5% निकालते हैं, 55 लाख का 5%, 2,75,000 है ना, ये हो गई कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। या 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या भी मैंने बताया था आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा शेयर कैपिटल 40 लाख, 10 लाख के डिवेंचर भी आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी आते हैं 8 लाख के, ठीक है ना। तो ये कितने हो गए, 52 प्लस 8 यानी 60 लाख, 60 लाख, 60 लाख का 5% 3 लाख, तो लिमिट होगी विच एवर इज हायर, जो ज्यादा, ये मैक्सिमम लिमिट होगी आपकी। तो मैक्सिमम लिमिट आपकी जो आ गई वो आ गई आपकी 3 लाख रुपए, इससे ज्यादा के एक्सपेंडिचर आप करोगे तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। और इसको कंपेयर किससे करना है, एक्चुअल से। अब एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने हुए, एक्चुअल में भी एलिजिबल वाले लेना है, तो पहले इश्यू ऑफ शेयर्स पे हुए 92,000, ये एलिजिबल है। दूसरे मार्केट सर्वे वगैरह के हुए, फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह खुद ने किए तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और तीसरे जो 1,30,000 किए वो इंजीनियरिंग सर्विस पे किए, वो नॉट एलिजिबल रहेंगे, उस पर आप नोट लिख देना। तो एलिजिबल कितने हुए, सिर्फ ये, यानी कि आपके एक्सपेंसेस 232। अब रूल के हिसाब से जो लिमिट आई वो, या फिर एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लोअर, जो दोनों में कम होगा,
इन दोनों में कम क्या है 2,32,000, ये लोअर है। और ये लोअर जो है ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्टिबल होगा, तो ये हो जाएगा 46,400 पर ईयर। हर साल 46,400 रुपए आप अपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं। और अगर आपने गलती से पूरे डेबिट कर दिए तो फिर क्या करेंगे हम? तो हम ऐसा करेंगे, पूरे अगर डेबिट हो गए हैं तो 1/5 अलाउड रहते हैं, इसका मतलब 4/5 डिसअलाउड कर देंगे। और डिसअलाउड आइटम क्या करते हैं हम? एड बैक, तो एड बैक कर देंगे। आएगा क्वेश्चन में समझाऊंगा, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है? क्लियर है यहां तक? अब हम एक बार ये ध्यान से समझ लें कि हमने कितने सेक्शंस पढ़ लिए। आप याद करो, सेक्शन नंबर 28 से स्टार्ट हुए, 28 पढ़ा हमने, 30, 31, 32, 35, 35 AD, 35 D, ये 3 तो मोस्ट टाइम पे मैंने बताई थी। इसके अलावा हमने बीच में 1-2 सेक्शन वो भी पढ़े थे। अच्छा, इससे 35 DD वाला भी पढ़ा, 35 DD वाला पढ़ा। ये DD था आपका अमलगमेशन एक्सपेंस, भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। और एक VRS वाला था 35 DDA, ये VRS का था। ये आपका अमलगमेशन डीमर्जर एक्सपेंसेस का था, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का था। इन तीनों की खासियत आपने देखी, 1/5 अलाउड होता है इन तीनों में, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, है ना। और बीच में मैंने 1-2 सेक्शन आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड बताए थे। CCA 35, इसको बीच में लिख सकते हो 35 CCA, 35 CC, एक और थी CCC, और तीसरा था 35 CCD। ये था आपका रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये था आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और ये था स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। इतने सेक्शंस में आपको समझा चुका हूं, इन सब का आप रिवीजन कर लें। इसमें से याद रखने वाले सेक्शन मैंने कहा था, इनकी नंबरिंग भूल जाओगे चलेगा। ये IMP है, ये IMP है, ये IMP और ये IMP, ये 4 IMP सेक्शन अभी तक पढ़े हमने बस। बाकी सब इतना IMP नहीं, लेकिन 4 मेन IMP, और दूसरा टाइम भी आपने देखा होगा इसी में लगा। हालांकि याद सब रखना है जितने कोशिश कर सकते हो। और मैंने कहा था 2 पेज स्टार्टिंग के छोड़ना, वहां ऐसी समरी फॉर्म में लिस्ट बना लेना। सेक्शन 28 बेसिस ऑफ चार्ज, सेक्शन 30 अलाउड रेंट रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड रेस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, ये रिपेयर्स, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट मशीनरी, डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च, स्पेसिफाइड बिजनेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अमलगमेशन, VRS। और इसके आगे के पॉइंट मैंने कट करवाए थे आपको, है ना। पेज नंबर 230 और 231 मैंने कट करवाया होगा, और इस बीच में भी अगर कुछ आया होगा तो वो भी कट करवाया होगा। ये सेक्शंस पढ़ना है, ठीक। चलिए आज इतना ही, बाकी आगे करते हैं। थैंक यू सो मच।